नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं शिवम सर मैकेनिकल। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फटाफट से। हम लोग आज 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने वाले हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टॉपिक लिया है गाइज। ये टॉपिक क्यों है आपको भी बता देता हूँ। ऑल दो अभी आरआरबी जे का भी एग्जाम आने वाला है जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। अलॉन्ग विद दैट बीईएल का भी एग्जाम है जिसमें प्रोडक्शन काफी बढ़िया पूछी जा सकती है। अलॉन्ग विद दैट अगर गाइज आप लोगों को बोलूं मैं, तो एसएससी जेई में भी प्रोडक्शन के समय जो वेटेज है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए प्रोडक्शन के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक तरीके का गेम चेंजर हो सकता है। आप लोगों के सिलेक्शन में ये काफी मदद करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, now the question is saying that when the molten metal is poured in mold, okay, it may pass through the following items in sequence। क्या बात है। अब देखो गाइस, जब मेटल को, मॉल्टन मेटल को पॉर करते हो कैविटी के अंदर, तो सबसे पहले किससे जाता है? सबसे पहले वो जाता है स्प्रू से, राइट, स्प्रू। फिर उसके बाद वो नीचे पहुंचता है, किस में पहुंचता है? स्प्रू वेल पे पहुंचता है, स्प्रू वेल पे पहुंचता है। फिर उसके बाद वो किस में जाता है? रनर पे जाता है, फिर गेट पे जाता है, गेट के बाद कैविटी में जाता है। जब कैविटी पूरी फुल हो जाती है तो फिर वो राइजर पे जाता है, राइट। स्प्रू के ऊपर भी एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रू बेसिन, ठीक है। तो पहले तो हम स्प्रू बेसिन से मेटल को पॉर करते हैं, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं, यहां पर जो भी चीजें होंगी इसमें से हम लोग अपना पूरा का पूरा सेट कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले किस में जाएगा। तो देखो यहां पर स्प्रू, रनर, टॉप राइजर, गेट। सबसे पहले क्या है हमारा? पहले नंबर पे स्प्रू है, राइट। तो पहले नंबर पे स्क्रू में तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे ताला लगा देते हैं, क्योंकि और कोई तो शुरू ही नहीं हो रहा, सिर्फ स्क्रू शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। भाई साहब, अच्छी कास्टिंग प्रोसेस के लिए मोल्डिंग सैंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कहने का मतलब होता है जो ट्रैप्ड गैसेस हैं उनको स्केप करने की क्षमता हो, है ना। पोरोसिटी आप लोगों ने सुना होगा, राइट। ये सारे डिफेक्ट्स को कौन मैनेज करता है? परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये होनी चाहिए। स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करूं डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन किस चीज का डिफॉर्मेशन? मोल्डिंग सैंड का अगर डिफॉर्मेशन हो गया तब तो कैविटी बनेगी नहीं, कास्टिंग अच्छे से होएगी नहीं, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। फ्लोएबिलिटी, फ्लोएबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड जरूरी है। रिफ्रैक्टरीनेस, फ्लोएबिलिटी मतलब होता है कि किस तरीके से आप कोने कोने तक मोल्डिंग सैंड को पहुंचा सकते हो। रिफ्रैक्टरीनेस कहने का मतलब होता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर को भी क्या है, झेल सकता है। जी हाँ, झेल सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 5। 1 2 3 4 काट दो, ऑल ऑफ दीज काट दो, 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहे चैपलेट्स आर यूज्ड इन द मोल्ड फॉर। देखो गाइस, एक चीज बताओ, आप लोगों को मैंने कोर की कहानी सुनाई थी पहले, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कोर को सपोर्ट करने के लिए दो लोग होते हैं, एक होता है कोर प्रिंट और एक होता है चैपलेट। अब आप लोगों का भी सपोर्ट ऐसा ही तो होता है, जहां पर आप लोगों को एक बाहरी सपोर्ट मिलता है और एक इंटरनल सपोर्ट मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कोर को भी दो सपोर्ट मिलते हैं, एक इंटरनल सपोर्ट और एक बाहरी सपोर्ट। जो बाहरी सपोर्ट है वो कोर प्रिंट करता है और इंटरनल सपोर्ट चैपलेट्स करते हैं, राइट। इनहांसिंग द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन काट दो, प्रोवाइडिंग एडिशनल मेटल टू द कास्टिंग ये भी काट दो, कैरिंग ऑफ गेट्स प्रोड्यूस काट दो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ द मेटल टू फिल इन द मोल्ड एज एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज। अब देखो क्या बोल रहा है, रिलेटिव एबिलिटी ऑफ द लिक्विड मेटल टू फिल, राइट। रिलेटिव एबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि भैया लिक्विड मेटल कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है, राइट। और जब मटेरियल फ्लो होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी। देखो दो तरीके की प्रॉपर्टी है, एक होता है फ्लोएबिलिटी और एक होता है फ्लूइडिटी। फ्लोएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू फ्लो, वो हम किस में देखते हैं? वो हम देखते हैं सैंड के लिए। और जब हम फ्लूइडिटी देखते हैं तो वो हम किसके लिए देखते हैं कि भाई मेटल कितना ज्यादा फ्लूइड में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, और कितनी देर तक रहेगा, कितने टेम्परेचर पे है, वो चीज हम मेटल में देखते हैं, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लूइडिटी। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, मशीनेबिलिटी जिसको मशीन मतलब कटिंग वगैरह करी जा सके। फ्लोएबिलिटी ये सैंड के लिए होती है। विस्कोसिटी आपको पता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉटम गेटिंग सिस्टम इज समटाइम्स प्रिफर्ड इन कास्टिंग बिकॉज। देखो भाई, गेटिंग सिस्टम में भी तीन तरीके के गेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है टॉप गेटिंग सिस्टम, राइट, ऐसा, और एक होता है बॉटम गेटिंग सिस्टम, ऐसा। अब तुम लोगों ने देखा होगा गाइस, मान लेते हैं
कि अगर एक टॉप गेजिंग सिस्टम है तो यहाँ से मेटल आएगा, यहाँ पड़ेगा और ये इस तरीके से छींटे पड़ेंगे। पानी को अगर तुम इस तरीके से ऊपर से डालोगे तुम देखोगे छींटे पड़ते हैं। यहाँ पर मॉल्टन मेटल है और मॉल्टन मेटल जब इस तरीके से करेगा तो इसमें पता है क्या होगा, इसमें आप लोगों का टर्बुलेंस भी क्रिएट होगा, स्प्लैशेस भी आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर यहाँ पर मॉल्टन मेटल बस यहाँ से भरा जा रहा है तो पहले इस लेयर पे, इस लेयर पे, इस लेयर पे, लेयर बाय लेयर इस तरीके से भरता हुआ चला जाएगा, ना ही टर्बुलेंस आएगा, ना ही स्प्लैशेस आएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से कैविटी आपकी फिल होती हुई चली जाएगी। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम का। इट इनेबल्स रैपिड फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी, ऐसा होता नहीं। इट इज इजियर टू प्रोवाइड इन द मोल्ड, ये भी गलत है। इट प्रोवाइडेड क्लीनर मेटल, क्लीनर मेटल के लिए गेटिंग सिस्टम की फर्क नहीं पड़ता। इट रिड्यूसेस स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ रीमिंग टूल इज स्पेशली डिजाइन टू। देखो गाइस, अब जब मैं बात करता हूं आप लोगों से रीमिंग ऑपरेशन क्या होता है और उसके लिए टूल जो डिजाइन किया जाता है वो क्या है। तो जब भी कभी आप ड्रिलिंग करते हो, आप बोरिंग करते हो, तो बोरिंग करने पे या फिर ड्रिलिंग करने पे जो आपकी इंटरनल सरफेस होती है ना, इंटरनल सरफेस की जब आप सरफेस फिनिश करते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमिंग। और उस सरफेस फिनिश के लिए जो टूल यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं रीमिंग टूल। तो वो क्या होता है, इंटरनल सरफेसेस के लिए होता है, राइट, और उसको फिनिश करता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, बिल्कुल नहीं, फिनिशिंग है, कटिंग थोड़ी ना जो लार्ज अमाउंट लेके जाएगा। प्रोड्यूस प्रिसाइज इंटरनल थ्रेड्स, नहीं कह सकते हो, लेकिन ये इसका मेन काम नहीं है, थ्रेडिंग हम अलग से करते हैं। ठीक है, इन लार्ज एंड फिनिश ड्रिल होल्ड टू हाई एक्यूरेसी, दिस इज द फिनिश सरफेस, राइट। बोर इंटरनल टैपर्स, नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल कूलिंग अ क्यूबिकल कास्टिंग, ओके, ऑफ साइड 40 mm undergoes 4%, 4% and 5% volume shrinkage during liquid state phase transition and solids respectively. Okay, the volume of the metal compensated by riser will be, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखो गाइस, आप लोगों को बताऊं, जो मेटल होता है वो तीन तरीके से हम इसके सॉलिडिफिकेशन को देखते हैं, है ना। मतलब श्रिंकेज जो होता है वो तीन तरीके से होता है। एक होता है लिक्विड स्टेट में श्रिंक हो रहा हो, एक होता है लिक्विड से सॉलिड बनते समय फेज ट्रांजिशन स्टेट पे आप लोगों का सॉलिड हो रहा हो, और एक है कि जब वो सॉलिड हो जाता है उसके बाद क्या श्रिंकेज होता है, ये हम देखते हैं। तो जब सॉलिड श्रिंकेज होता है उसे हम पैटर्न की मदद से काम करते हैं, मतलब पैटर्न की मदद से पैटर्न का एक्स्ट्रा साइज बढ़ा करके हम उसके श्रिंकेज को कंपनसेट कर देते हैं। लेकिन जो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, जैसे हम फेज ट्रांजिशन श्रिंकेज भी बोलते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज बोलते हैं, उसको हम लोग राइजर की मदद से क्या करते हैं, राइजर की मदद से कंपनसेट करते हैं। अब यहां पे इन्होंने पूछ लिया है द वॉल्यूम ऑफ द कंपनसेटेड बाय द राइजर, राइजर की मदद से हम क्या करेंगे, हम लिक्विड स्टेट का और फेज ट्रांजिशन का करेंगे। लिक्विड स्टेट 4%, फास्ट फेज ट्रांजिशन 4%, तो 4 और 4 8% हम राइजर की मदद से करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमिएबिलिटी ऑफ अ फाउंड्री सैंड इज, मैंने आप लोगों को बताया था परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है जो ट्रैप्ड गैसेज हैं, है ना, उनको बाहर निकालने की जो क्षमता होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे लिखा जाए तो देखो, पहले ही ऑप्शन कह रहा था पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ द गैसेस एंड एयर, राइट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सिंपल होंगे, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, बस बशर्ते आपसे बनने चाहिए, है ना। अगर आप लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा हुआ है तो आप बता ले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा मशीनिंग अलाउंसेस डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। देखो मशीनिंग अलाउंसेस कहने का मतलब क्या होता है, इसको समझना। मशीनिंग अलाउंसेस कहने का मतलब ये होता है कि भाई आपने कोई भी कास्टिंग करी, अब कास्टिंग में आपको पता है कि ये जो मटेरियल है इसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होगी, है ना, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल इधर उधर निकल रहा है, तो मुझे वो मशीनिंग करनी पड़ेगी, कट करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा प्रोडक्ट फाइनली बनेगा। अब इन्होंने बोला कि मशीनिंग अलाउंसेस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लिक्विड सॉलिडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्शन, मशीनिंग मेथड, शेप एंड साइज ऑफ द कास्टिंग या कास्टिंग मेथड। तो भाई सब मशीनिंग अलाउंसेस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, भाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जो राइजर से ही कंपनसेट हो जा रहा है, और राइजर से कंपनसेट कौन हो रहा है, लिक्विड सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इंक्रीजेस टर्बुलेंस इन लिक्विड मेटल, अरे वाह क्या बात है, मेटल फ्लो इन द मोल्ड। कह रहा भैया इनमें से कौन सा मेथड है जिससे टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट होगा, राइट। अब टर्बुलेंस कैसे आता है, अगर मैं एक एरिया ऐसे बनाऊं, ठीक है, तुम्हारा लिक्विड मेटल ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे बना दिया, राइट, अब तुम्हारा लिक्विड मेटल यहां आएगा, पहले यहां टकराएगा तो यहां की सैंड हटाने लग जाएगा, फिर उसके बाद यहां से यहां टकराएगा, फिर यहां की सैंड हटाएगा, और जितना ज्यादा वो टकराते हुए जाएगा उतना ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होगा, राइट, है ना। तो अब यहां पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम कास्टिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमें शार्प एजेस नहीं देने, है ना। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था स्प्रू और स्प्रू वेल। अब देखो गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये स्प्रू बनाया, मेटल आ रहा है,
अब यहां से डायरेक्ट अगर नीचे टकराएगा, नीचे टकराने पे तो यहाँ पर तो ये गड्ढा कर देगा, ऊपर से टर्बुलेंस होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले से यहाँ पे गड्ढा बना देता हूं, ये स्प्रू है और स्प्रू के नीचे मैं बना देता हूं स्प्रू वेल ऐसे। अब आपका मेटल आएगा यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से आराम से होते हुए जाएगा, तो इससे आप लोगों का टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, यूज ऑफ द स्प्रू बेस नहीं, यूज ऑफ द टैपर्ड स्प्रू बिल्कुल भी नहीं, एंड इन लार्ज रनर बिल्कुल भी नहीं। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रोवाइडिंग शार्प एजेस फॉर स्प्रू एंट्रेंस एग्जिट रनर एंड इन गेट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल pouring molten metal in the mold of the molten does not appear in the riser, it indicates what? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया आपने कास्टिंग करी और कास्टिंग में आपने मॉल्टन मेटल भर दिया, मॉल्टन मेटल आपका स्प्रू के थ्रू, स्प्रू वेल के थ्रू रनर पे गया, रनर से गेट पे गया, गेट से आपका कैविटी पे गया, कैविटी से आपका राइजर पे जाएगा, लेकिन राइजर पे तो मुझे मॉल्टन मेटल दिख ही नहीं रहा। तो मतलब क्या है, मतलब ये या तो मॉल्टन मेटल आपका रास्ते में कहीं रुक गया, कोई मतलब कोई दिक्कत आ गई। दिक्कत कैसे आएगी भाई, हो सकता है रास्ता कम रहा हो, छोटा रहा हो, मॉल्टन मेटल तब तक वहां ना पहुंच पाया हो, या फिर आपके मॉल्टन मेटल का टेम्परेचर कम रहा हो कि वो पहले स्प्रू वेल रनर गेट कैविटी तब तक पहुंचा हो, तब तक ही वो सॉलिडिफाई हो गया हो। यही तो हो सकता है, तभी तो राइजर पे दिख नहीं रहा। अब देखो, देखते हैं। साउंड कास्टिंग विल बी प्रोड्यूस, बिल्कुल नहीं, बहुत ही खराब कास्टिंग मिलेगी। एन ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन स्प्रू एंड राइजर, ये ऑप्शन है। इनसफिशिएंट मॉल्टन मेटल टू फिल द कैविटी, ये भी ऑप्शन में है। ओके, इन्होंने बोला क्या, मॉल्टन डज नॉट अपीयर इन द राइजर, इट इंडिकेट्स insufficient molten metal to fill the cavity, either insufficient molten metal to fill the cavity or an obstruction between the riser। बिल्कुल सही। तो इसमें देखो बी और सी दोनों को कवर कर लिया ऑप्शन नंबर डी पे, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग कास्टिंग कंपनसेशन फॉर द सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इज। अब देखो गाइस, इन्होंने क्या बोला है, सॉलिडिफिकेशन देख करके कंफ्यूज मत होना, बोला है कंपनसेशन ऑफ द सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। ये किससे होता है, जब आप लोग यहां पर पैटर्न को ओवर साइज कर दो, पैटर्न के साइज को बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई मेटल जब गर्म होगा तो बड़े साइज का होगा, जब ठंडा होगा तो छोटे साइज का होगा। अब अगर तुम पैटर्न के साइज को बढ़ाओगे तो ज्यादा मेटल आ पाएगा, ज्यादा मेटल आ पाएगा, फिर जब वो ठंडा होगा तो उतने में ही ठंडा हो जाएगा जितना हमें एक्चुअली साइज चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडेड बाय द ओवर साइज पैटर्न्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वैक्स का यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग कैन बी प्रोड्यूस, कैन बी इतना पक्की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि बार बार आपको वही प्रोसेस करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट में। पहले वैक्स का शेप बनाओ, फिर स्लरी स्लज में डालो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसके बाद उसको गर्म करो, वैक्स को पिघला के निकालो, फिर मॉल्टन मेटल गर्म करो, उसको पिघलाओ, फिर उसको स्लरी सच के अंदर डालो, फिर ठंडा करो, फिर तोड़ो, फिर उसके बाद जो मटेरियल निकलेगा उसको फटलिंग करो, फिर उसके बाद आपका फाइनल होता है। तो मतलब इतनी सारी प्रोसेस है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कास्टिंग तो नहीं प्रोड्यूस हो सकती। ओनली स्मॉल साइज कास्टिंग कैन बी प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि अगर तुमने बहुत बड़े साइज की कास्टिंग बना दी तो स्लरी सच में बनाने के बाद भी तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे, हैंडलिंग नहीं हो पाएगी इसकी। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। इट यूजेस प्रेशर टू फीड, नहीं, ये प्रेशर कोई यूज नहीं करता, तो 1 एंड 3 सही होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल कास्ट बाय हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग इज। अब देखो गाइस, दो तरीके की डाई कास्टिंग होती है, एक होती है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, एक होती है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, राइट। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग एंड होती है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। अगर हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में बात करेगा हम मटेरियल यूज करेंगे LTZ, और अगर कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में बात करेगा हम मटेरियल यूज करेंगे ABC। अब आप बोलोगे सर जी ये ABC और LTZ क्या है, देखो L का मतलब होता है लेड, राइट, T का मतलब होता है टिन, और Z का मतलब होता है जिंक। जिंक ए का मतलब यहां पर होता है एल्यूमिनियम से, बी का मतलब यहां पर होता है ब्रास से, और सी का मतलब यहां पर होता है कॉपर से, ठीक है। तो ये चीजें, अब इन्होंने हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग पूछा तो जिंक टिन और लेड, हम तीनों का यूज करेंगे, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑर्नामेंट्स आर कास्ट बाय। अब देखो गाइस, इस तरीके के आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन, क्योंकि दो प्रोसेस में ऑर्नामेंट्स बना सकते हो, गहने जेवरात ये सारी चीजें दो चीजों से बनती है। पहली चीज इसमें बता दूं, ऑर्नामेंट्स को हम लोग कॉन्टिन्यूस कास्टिंग से नहीं करते, हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से करते हैं, बहुत बढ़िया शेप और साइज मिलता है।
ठीक है, तो इसका आंसर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। लेकिन अब ये मत समझना अगर मैं अगले क्वेश्चन में यही ऑप्शंस बदल दूं, अब अगले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑर्नामेंट्स कास्ट बाई इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है ही नहीं, अब क्या आंसर लगाओगे? तो देखता मेरे लाल, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस डाई कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल तो हो ही नहीं सकता, बाकी बचा क्या? स्लश कास्टिंग। तो इसमें आंसर क्या होगा? स्लश कास्टिंग। इससे काफी थिन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आजकल तुमने देखा होगा गहने बहुत हैवी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो अरे वो तो पतला है ना, तो वो क्या है? हैवी दिखता है। तो बहुत थिन शीट्स का यूज करके आप यहां पर स्लश कास्टिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैच प्लेट पैटर्न्स इज यूज्ड इन। देखो भाई, मैच प्लेट पैटर्न कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास एक होता है कोप जो ऊपर लगता है और एक होता है ड्रैग जो नीचे लगता है। अब मैच प्लेट पैटर्न के लिए आप लोग यहाँ पर नट बोल्ट लगा देते हो। नट बोल्ट लगाने से आपको फायदा ये हो जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये नट बोल्ट लगा हुआ है, अब नट बोल्ट अगर इस तरीके से लगा है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम बढ़िया आराम से यहाँ पर बढ़िया तरीके से मोल्डिंग कर सकते हो। अब इस मोल्डिंग के लिए आप लोगों को क्यों मैच प्लेट पैटर्न की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ पे इंसान नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर मशीन के द्वारा काम करना। मशीन को कैसे पता कि भाई साहब सही मोल्डिंग फिट हुई है कि नहीं, कोप और क्रैक सही से सेट हुआ है कि नहीं, नहीं पता। तो मशीन क्या करेगी? मशीन कोप और क्रैक दोनों को रखेगी, नट बोल्ट लगाएगी, अगर नट बोल्ट सही से लग रहा है तो सही है, नहीं थोड़ा सा हिला डुला करके नट बोल्ट लगा देगी। तो मतलब ग्रीन सेंड मोल्डिंग में हम यूज नहीं करेंगे, बेंच मोल्डिंग में यूज नहीं करेंगे, पिट मोल्डिंग में यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे मशीन मोल्डिंग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन लेट ऑपरेशन व्हिच मेथड प्रिसाइजली मॉडिफाइज द डायमीटर एट द होल एंट्रेंस टू सीट अ बोल्ट हेड और वॉशर। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है लेथ ऑपरेशन में हमने क्या करना है? हमने प्रिसाइजली मॉडिफाई करना है डायमीटर ऑफ द होल को एंट्रेंस टू सीट द बोल्ट और वॉशर, राइट। तो बोल्ट और वॉशर के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा ये इस तरीके से शेप था, राइट। हमने क्या किया? हमने सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा एरिया लिया सो दैट नट बोल्ट को हम यहां पर फिट कर सके। इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर बोरिंग बोलते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टैपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द माउल्ड इज कॉल्ड एज। देखो भाई, जब भी कभी टैपर प्रोवाइड करते हो तो इसे हम टैपर अलाउंसेस नहीं कहते, इसे हम ड्राफ्ट अलाउंसेस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्राफ्ट अलाउंसेस। डिस्टॉर्शन अलाउंसेस एक वो अलाउंसेस है जब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कील नहीं होती दीवार में गाड़ दी, अब कील ऐसे निकल नहीं रही है तो तुम हथौड़े से पहले इस साइड ठोकते हो, फिर इस साइड ठोकते हो, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, तुम चारों तरफ थोड़ा एरिया बनाते हो, फिर खींच लेते हो। इसी तरीके से डिस्टॉर्शन होता है। ऐसे पकड़ के थोड़ा सा कैविटी को हिलाओ तो कैविटी थोड़ा और जगह, मतलब पैटर्न को पकड़ के थोड़ा सा शेक करो, जैसे ही शेक करोगे वैसे थोड़ा कैविटी और बड़ी हो जाएगी, फिर तुम आराम से निकाल सकते हो, राइट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण इज अ कास्टिंग डिफेक्ट व्हिच अकर्स ड्यू टू। देखो गाइस, मिश्रण को मैं कंसीडर करता हूं सिमरन से। बोले है सिमरन? क्या सिमरन? अरे डीडीएलजे वाली सिमरन। डीडीएलजे वाली सिमरन क्या करती है? दौड़ती है, भागती है और जाके क्रेन पकड़ लेती है सबसे लास्ट में, यही देखा है ना। मिश्रण का भी यही वाला सीन है। लेकिन अगर मैं बोलूं सिमरन ट्रेन मिस रन हो गई, है ना, मिस रन मतलब रन तो कर रही थी लेकिन मिस कर दी। तो इसी तरीके से अगर मिश्रण एक कास्टिंग डिफेक्ट है तो क्या होगा भाई? मॉल्टन मेटल बह तो रहा था लेकिन कैविटी तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया होगा? या तो इनसफिशिएंट रहा होगा, या फिर आप लोगों की जो फ्लूइडिटी है मॉल्टन मेटल की वो कम रही होगी, है ना, जल्दी सूख गया होगा, जल्दी वो सॉलिडिफाई हो गया होगा, राइट। ऑप्शन देखते हैं। अ वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर, बिल्कुल भी नहीं। इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ द मॉल्टन मेटल, दैट इज मिश्रण। मतलब ट्रेन मिस हो गई, कैसे होगी? जब इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी थी, जोर से नहीं भाग पाई, सिमरन मिस रन हो गई। हाँ समझ पा रहे हो? जोर से भाग लेती, पहुंच जाती तो ट्रेन मिल जाती, ट्रेन मिली नहीं, ट्रेन मिस हो गई। किसकी? रन की, मतलब सिमरन की, इसीलिए वो मिसरन हो गया, राइट। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमंग द ऑप्शंस, ओके, व्हिच प्रोसेस इज नॉट क्लासिफाइड एज अंडर फ्यूजन वेल्डिंग। देखो फ्यूजन वेल्डिंग मतलब जहां पर मेटल गर्म हो, गर्म होने के बाद आपस में फ्यूज हो जाए, राइट। इसके लिए आप लोग कभी भी कोई एक्स्ट्रा प्रेशर का यूज नहीं करते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो गाइस, यहां पर एक आंसर है टीआईजी वेल्डिंग, बिल्कुल सही है। लेजर वेल्डिंग सही है। एमआईजी वेल्डिंग, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जी मेटल इसमें भी तो फ्यूज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है मेरे लाल, इसमें भी फ्यूज हो रहा है, लेकिन तुम्हें एक चीज जो कंसीडर करनी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन तीनों वेल्डिंग पे कोई प्रेशर नहीं लगता, नो प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ हीट दी जा रही है और हीट के टर्म्स में आप लोग यहां पर फ्यूज कर रहे हो, राइट, है ना। और यहां पर फ्रिक्शन वेल्डिंग पे आप लोग क्या कर रहे हो? फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, फ्रिक्शन के बाद आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तब जाके हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एनीलिंग इज एनीलिंग इज ऑफन प्रेफर्ड ओवर नॉर्मलाइजिंग व्हेन द इंटेंट इज टू। देखो भाई, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग दोनों ही ट्रीटमेंट प्रोसेस है। एनीलिंग में हम क्या करते हैं, मटेरियल को अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर गर्म करते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर गर्म करने के बाद हम लोग मटेरियल को क्या करेंगे, हम लोग मटेरियल को फर्नेस के अंदर या इन द एब्सेंस ऑफ एयर कम से कम 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मटेरियल में बढ़िया डक्टिलिटी आ जाती है। और नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको छोड़ते हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, डक्टिलिटी एनीलिंग में सबसे बढ़िया आती है, नॉर्मलाइजिंग में थोड़ा हार्डनेस भी आ जाती है, इतना याद रखिएगा। इनहैंस द डक्टिलिटी, इंट्रोड्यूसेस द हार्डनेस इन कोल्ड वर्क मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर है। अचीव यूनिफॉर्म फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, काट दीजिए। इंक्रीजेस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, काट दीजिए। मैक्सिमाइज रेजिडुअल स्ट्रेस, काट दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ब्रोचिंग ऑपरेशन which characteristic is essential for achieving a high material removal rate? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या बोला, ब्रोचिंग ऑपरेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल फॉर अचीविंग अ हाई मटेरियल रिमूवल रेट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ब्रोचिंग में जितने ज्यादा कट्स होंगे, जितने ज्यादा कटिंग टूल होंगे उतना बढ़िया, जितने ज्यादा उनमें कट्स निकले रहेंगे ना उतना बढ़िया तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हो। अब इन्होंने बोला यूज ऑफ द कूलेंट, कूलेंट की ब्रोचिंग में जरूरत होती नहीं। सिंगल पॉइंट कटिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग से होगा नहीं। मल्टी पॉइंट, अच्छा मल्टीपल प्रोग्रेसिव कटिंग टीथ ये होने चाहिए। टूल रोटेशन स्पीड बिल्कुल भी नहीं, वो तो रेसिप्रोकेट करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच कटिंग फ्लूइड्स इंप्रूव मशीनिंग परफॉर्मेंस। कह रहा है कटिंग फ्लूइड्स इंप्रूव मशीनिंग परफॉर्मेंस, और इसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोवाइडिंग थर्मल इंसुलेशन, एनहांसिंग केमिकल रेजिस्टेंस, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड फ्लशिंग चिप्स, ओके, इंक्रीजिंग सरफेस रफनेस। भाई कटिंग फ्लूइड्स का काम क्या है, मतलब लुब्रिकेशन का काम क्या है, थर्मल इंसुलेशन देना बिल्कुल भी नहीं, एनहांसिंग केमिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कटिंग फ्लूइड्स क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, और फ्लशिंग चिप्स को भी, चिप्स जोड़ रही है उनको भी बचाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मशीनिंग प्रोसेस यूटिलाइजेस थर्मो इलेक्ट्रिकल इरोजन, ओके, टू मशीन एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल विदाउट डायरेक्ट टूल कॉन्टैक्ट। देखो भाई साहब, इसमें जो सबसे बड़ा कीवर्ड है वो है विदाउट डायरेक्ट टूल कॉन्टैक्ट। विदाउट डायरेक्ट टूल कॉन्टैक्ट मतलब टूल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, और इस मशीन में वियर एंड टीयर आने का ना आने का जो मतलब रीजन है वो यही है कि टूल के साथ इसके वर्क पीस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। बहुत हार्ड से हार्ड मटेरियल भी कट जाते हैं, और वो हम करते हैं किसमें, ईडीएम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईडीएम, बाकी तो और किसी में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इररिवर्सिबल जॉइनिंग मेथड। इररिवर्सिबल मतलब एक बार ज्वाइन हुआ तो अब वापस नहीं उसको हटा सकते। रिजल्टिंग इन परमानेंट मैकेनिकल बॉन्ड विदाउट मेल्टिंग द बेस मेटल। विदाउट मेल्टिंग द बेस मेटल कहने का मतलब है विदाउट मेल्टिंग, मतलब वेल्डिंग नहीं है, परमानेंट ज्वाइंट है। तो वेल्डिंग के अलावा अगर मुझे परमानेंट ज्वाइंट बनाना है तो मैं किससे बनाता हूं, रिवेट से बनाता हूं। और ये भी आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है ना रिवेट, राइट, ऐसा, इस तरीके से, राइट। अब इसमें मेल्ट भी नहीं हो रहा, परमानेंट ज्वाइंट बन जाता है, तुम उसको वापस से ओपन नहीं कर सकते, एक बार फिक्स तो फिक्स, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, रिवेटिंग। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है फोर्जिंग इन्वॉल्व्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर। अब देखो गाइस, इन्होंने बोला है फोर्जिंग है, भाई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, लेकिन कब होगा। तो फोर्जिंग के लिए बेसिकली कहा जाता है कि फोर्जिंग आप लोगों का कब होता है, जब आप उसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हो, राइट। अब फोर्जिंग आप लोगों की कोल्ड फोर्जिंग भी हो सकती है, हॉट फोर्जिंग भी हो सकती है, वार्म फोर्जिंग भी हो सकती है ना, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या आंसर। कह रहा है सब जीरो कंडीशन काट दो, एक्सल टेंशन काट दो, कंप्रेसिव लोड्स एट एलिवेटेड टेंपरेचर, ये सही लग रहा है, इंपैक्ट लोड्स ओनली एट रूम टेंपरेचर, ये गलत है, ओनली एट नहीं लिखना चाहिए था, इंपैक्ट लोड्स एट रूम टेंपरेचर लिखता तो फिर कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा सा समझता, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोडक्शन सिस्टम इज आइडियल फॉर प्रोड्यूसिंग अ लिमिटेड रेंज ऑफ द हाई वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स विद मिनिमल सेटअप चेंज। क्या बात है भाई, इन्होंने बता दिया है कि प्रोड्यूस कर रहा है व्हाट, हाई वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स विद मिनिमम सेटअप, मतलब कि प्रोडक्शन रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। अगर प्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मास प्रोडक्शन बोलूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मास प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए देख रहा है, मैन्युफैक्चर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बैच प्रोडक्शन नहीं, जॉब प्रोडक्शन नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर है मास प्रोडक्शन। देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन हो रहा है विद मिनिमम सेटअप, इसलिए इसका आंसर ऐसा लगा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस कैन सुटेबली रिप्लेस अ रोलिंग प्रोसेस। अब देखो भाई, कह रहा है इनमें से कौन सी कास्टिंग प्रोसेस है जिसे हम
रोलिंग प्रोसेस से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो देखो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, एक प्रोसेस होती है जिसमें आप लोगों की कास्टिंग भी हो रही होती है ना, जिसमें आपकी कास्टिंग भी होती है और साथ में आप इसमें रोलर्स लगा करके इसको रोलिंग भी करते हो, ठीक है। यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं इस तरीके से, और इस तरीके की जो प्रोसेस है जहां पर आप मोर देन 2 प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करते हो, इस तरीके की प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड इट इज सेइंग दैट मोस्ट कॉमनली मटेरियल कास्ट बाय यूजिंग कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग इंक्लूड्स, राइट। ये होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मेरा सेशन पूरा देखा है और बिल्कुल शिद्दत से देखा है तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का आंसर मैंने इसी सेशन में दिया हुआ है। अगर तुमने देखा तो तुम आंसर निकाल ले जाओगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और गाइस, सेशन कैसा लग रहा है वो आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के कमेंट्स जो फीडबैक में आ रहे हैं वो बता देंगे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस सेशन को, और उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर शिवम सर आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, सायोनारा।